अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम लेसन नंबर 9 और 10 डिस्कस करेंगे ENG 511 का। जैसे कि हम लोग जो है वो शॉर्ट लेक्चर के साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सारे के सारे जो है वो मैंने आपके हैंड आउट से ही निकाले हैं, ठीक है। और सेम टू सेम है, आप जैसे वहाँ पे जाके देख लें, यहाँ पे देख लें, सेम एज़ इट इज़ ही थिंग्स लिखी हुई हैं, ठीक है। बस डिफरेंस ये है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है हर टॉपिक में, तो मैं उनको निकाल के उस तरह से लिखा हुआ है जिस तरह से आपके क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और जो जो क्वेश्चन आएंगे वैसे के वैसे लिखे हुए हैं। तो ये लेसन नंबर 9 है, इसमें बेसिकली जो है वो मेमोरी के अबाउट डिस्कस किया गया है। एक्सप्लेन मेमोरी। मेमोरी इज़ द प्रोसेस ऑफ रिटेनिंग इन्फॉर्मेशन और टाइम विच इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स कोग्निटिव एक्टिविटीज स्पेशली व्हेन प्रोसेसिंग सेंटेंसेस। अब मेमोरी क्या होता है, सबको पता है मेमोरी क्या है। याददाश्त क्या है आपकी, एक इन्फॉर्मेशन को रिटेन करने का प्रोसेस है, उसको स्टोर करने का प्रोसेस है ओवर टाइम के लिए, ठीक है। जिसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्स कोग्निटिव एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, ब्रेन इन्वॉल्व होता है। हम पहले जो है वो उसको रिसीव करते हैं, फिर प्रोसेसिंग होती है, फिर स्टोर होती है, स्टोर होने के बाद फिर प्रोसेसिंग होती है, और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो रिट्राइवल होता है, ठीक है। तो ये सारा कॉम्प्लेक्स कोग्निटिव प्रोसेस है, इस सारे को जो हमारे मेमोरी में इन्वॉल्व होता है। रिसर्च इंडिकेट्स दैट आफ्टर हेयरिंग अ सिंगल सेंटेंस इंडिविजुअल प्राइमरीली रिमेंबर इट्स मीनिंग रेदर देन इट्स एग्जैक्ट वर्डिंग। अब हम रिसर्च ये शो करती है कि जो भी शख्स जो है वो किसी लफ्ज़ को सुनता है या कोई सेंटेंस सुनता है, तो बजाय इसके कि हम सेंटेंस की एक एक वर्ड को याद रखें, हम उनके मीनिंग को अपने मेमोरी में स्टोर करते हैं। फॉर इंस्टांस द सेंटेंस द विंडो इज़ नॉट क्लोज्ड and the window is not open, allowing listener to infer meanings based on the similarities based between closed and not open. अब जब हम सुनते हैं ना, the window is not closed, the window is not open, तो अब इस तरह की जब हम चीज़ें सुनते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर हमने ये फर्स्ट सेंटेंस सुना द विंडो इज़ नॉट क्लोज्ड, तो हम ये सोचते हैं कि अच्छा विंडो क्लोज नहीं है, इसका मतलब कि विंडो ओपन है, ठीक है। मतलब हम उसका उल्ट मीनिंग जो है वो जल्दी समझ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं कि हम जस्ट इसके वर्ड्स पे नहीं जाते। जैसे द विंडो इज़ नॉट क्लोज्ड, तो हमारा ब्रेन उसी वक्त स्टोर कर लेगा कि विंडो जो है वो ओपन है, तो उसने इसका मतलब समझ लिया, इसके वर्ड पे नहीं गया, ठीक है। इसी तरह फिलनबर्म जो है फाउंड दैट पीपल टेंड टू ड्रॉ इन्फ्रेंसेस आफ्टर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट अदर देन फ्रॉम कॉन्ट्रेरी वंस। ठीक हो गया कि वो जस्ट पीपल जो है वो इनसे मीनिंग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। जस्ट इन पे फोकस, कंट्रारी वंस पे फोकस नहीं करते। ओवरऑल आवर मेमोरी फॉर सेंटेंसेस कंप्राइजेस अ ब्लेंड ऑफ देयर मीनिंग्स, द स्पेसिफिक वर्डिंग यूज, द इन्फ्रेंसेस मेड ड्यूरिंग कम्प्रीहेंशन। बाकी हमारी मेमोरी में जो है वो मीनिंग्स भी होते हैं, स्पेसिफिक वर्ड्स जो उस सिचुएशन में यूज़ होते हैं वो भी स्टोर होते हैं, और उनके इन्फ्रेंसेस, उनकी एग्जांपल्स वगैरह भी, ठीक है। डिफाइन प्रोपोजिशन। अब प्रोपोजिशन क्या होती है? प्रोपोजिशन इज़ एन आइडियल यूनिट रिप्रेजेंट अ स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग अ फैक्चुअल क्लेम। अब प्रोपोजिशन जो है ना, इसमें बेसिकली ये भी आप समझ लें कि आपने अज्यूम्ड, आपने एक चीज़ को है ना प्रपोज करना है, ठीक है। आप जब भी कोई सेंटेंस सुनते हैं तो आप सेंटेंस पे कम ध्यान देते हैं, बल्कि उसके वो किस सिचुएशन में बोला गया, उसमें कौन सी सिचुएशन बयान की गई, उसको पहले प्रपोज करते हैं। इट सर्व्स एज अ फंडामेंटल यूनिट फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेनिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट, ठीक है। ये एक फंडामेंटल यूनिट के तौर पे वर्क करता है किसी भी सेंटेंस से इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, अंडरस्टैंड और स्टोर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इफ़ समवन सेज द कैट इज़ सिटिंग ऑन द मैट, अगर कोई कहता है कि कैट जो है वो मैट पे बैठी हुई है, तो हम अपने जहन में फ़ौरन से हमारी चीज़ में अच्छा कैट मैट पे है, मैट बन जाएगा कैट, तो वो बैठी हुई है, ठीक है। तो द प्रोपोजिशन स्टोर्ड माइट बी लाइक अ कैट इज़ ऑन अ मैट, ठीक है। तो हमारी जो प्रोपोजिशन हमारे ब्रेन में स्टोर होगी वो ये होगी कि अ कैट इज़ ऑन अ मैट, एक कैट जो है वो मैट के ऊपर है। दिस कैप्चर्स द कोर आइडिया विदाउट नीडिंग टू रिमेंबर द स्पेसिफिक फ्रेजिंग। अब इसमें जो है वो ये वाली चीज़ स्पेसिफाई कर रही है कि कैट मैट पे है, बगैर ये जाने कि ये वर्ब है, वर्ब इसमें कौन सा है, क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हैं। तो ये सारी कुछ चीज़ें जो है वो हम इग्नोर कर देते हैं। जिसमें प्रोपोजिशन फैसिलिटेट कम्प्रीहेंशन मेमोरी बाय डिस्टिलिंग इन्फॉर्मेशन टू, इस वे में जो है वो प्रोपोजिशन हमें ईजी वे में, सिंपलर वे में जो है वो हमारी मेमोरी में इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ प्रोपोजिशन डेंसिटी। या प्रोपोजिशन डेंसिटी क्या है? किसी भी हम जस्ट एक इस तरह के सिंपल सेंटेंसेस थोड़ी बोलते हैं, इसमें तो एक सिंपल सा सेंटेंस था, एक ही प्रोपोजिशन बनी हमारी कि ऑन द मैट है कैट।
अब बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी बोलते हैं, उनमें जितनी प्रोपोजिशंस हो बनेंगी, जितने उनमें जो है वो आप समझ लें कि सीन्स बनेंगे ना, वो सारी की सारी हमारे आ जाती है प्रोपोजिशन डेंसिटी के अंदर, ठीक है। प्रोपोजिशन डेंसिटी रेफर्स टू द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्रोपोजिशंस कंटेन विद इन अ सेंटेंस। समझ आ गई कि स्पेसिफिक जो प्रोपोजिशंस होती हैं हमारे टेक्स्ट के अंदर वो हमारी प्रोपोजिशन डेंसिटी होती है। इट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट्स रीडिंग कम्प्रीहेंशन बिकॉज डेंस टेक्स्ट रिक्वायर रीडर्स टू प्रोसेस मोर इन्फॉर्मेशन। अब हमने प्रोपोजिशन डेंसिटी को क्यों, ये वही बात के जो डेंस टेक्स्ट होती है ना उसमें रीडर्स को मोर इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना पड़ता है, प्रोसेस करना पड़ता है, तो इसलिए जो है ना वो इसकी रीडिंग कम्प्रीहेंशन इफेक्ट होती है, ठीक है। विच कैन स्टार्ट स्ट्रेन वर्किंग मेमोरी, ठीक है। जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा उतनी ज़्यादा हमें जो है वो वर्किंग मेमोरी अगर किसी की स्ट्रॉन्ग है वही उसको कैप्चर कर सकता है, वही उसको कम्प्रीहेंड कर सकता है सही वे में। अब हमारे आप ये समझ लें कि कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपके पास आ जाए, उसमें 3-4 थॉट्स हों, तो आपको तीनों चारों थॉट्स को पहले समझना पड़ता है, फिर उनको रिलेट करना पड़ता है, तो फिर उसके बाद आपको मीनिंग समझ आता है, ठीक है। थोड़ा टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंस विद हाई प्रोपोर्शनल डेंसिटी। अब ये एक सेंटेंस लिखा हुआ मैंने कि ये देखें, द टीचर हु हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम अ कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। यहाँ तक सेंटेंस है। एक्सप्लेन टू हर स्टूडेंट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटीग्रेटिंग न्यू टूल्स इनटू देयर क्लासरूम प्रैक्टिसेस, ठीक है। अब पहले इसमें ये है प्रोपोजिशन ये है द टीचर हु हैड जस्ट अराइव फ्रॉम अ कॉन्फ्रेंस। पहली प्रोपोजिशन ये है कि द टीचर अराइव फ्रॉम अ कॉन्फ्रेंस, टीचर कॉन्फ्रेंस से आई, ठीक है। अब वो कॉन्फ्रेंस वाज ऑन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। दूसरी प्रोपोजिशन ये है कॉन्फ्रेंस किस पे थी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पे, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है, फिर टीचर ने जो है वो टीचर एक्सप्लेन स्टूडेंट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटीग्रेटिंग न्यू टूल्स। अब टीचर्स हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटीग्रेटिंग न्यू टूल्स, तो ये हमारी थर्ड प्रोपोर्शन है, प्रोपोजिशन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो है क्लासरूम प्रैक्टिसेस पे जो है उसको उन टूल्स को क्लासरूम प्रैक्टिसेस में यूज़ करने पे जो है वो जोर दिया गया, ये हमारी नेक्स्ट प्रोपोजिशन है, ठीक है। तो ये सारे जो है ये एक सेंटेंस के अंदर इतनी सारी प्रोपोजिशन है, इसे हम कहते हैं प्रोपोजिशन डेंसिटी, जो डेंसर सेंटेंसेस में होती हैं, सिंपल सेंटेंसेस में नहीं होती। तो ये देखें डिफरेंट प्रोपोजिशंस एग्जिस्ट इन दिस सेंटेंस, ठीक है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। नेक्स्ट है हमारा लेसन नंबर 10, डिफाइन लोकल एंड ग्लोबल डिस्कोर्स स्ट्रक्चर्स। अब लोकल और ग्लोबल डिस्कोर्स स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं। लोकल स्ट्रक्चर क्या है, लोकल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल सेंटेंसेस विद इन अ डिस्कोर्स फोकसिंग ऑन हाउ ईच सेंटेंस कनेक्ट्स टू इट्स इमीडिएट नेबर्स। अब बेसिकली ना लोकल स्ट्रक्चर में हम ये समझते हैं कि एक सेंटेंस जो है ना वो दूसरे सेंटेंस से किस तरह रिलेट है, मतलब अपने पिछले सेंटेंस से या अपने अगले सेंटेंस से किस तरह से डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। हम को टेक्स्ट को नहीं समझते, हम उसके लंबे चौड़े मीनिंग्स पे नहीं जाते, हम डायरेक्टली जो है वो देखते हैं कि इस चीज़ में इस सेंटेंस में पिछले से जो है वो कौन सी इंफॉर्मेशन चलती आ रही है। कोहेरेंस एट दिस लेवल इज़ ऑफन अचीव थ्रू कोहेसिव टाइज। अब इसमें जो है वो कोहेजन और कोहेरेंस आ जाती है, ठीक है। कोहेजन और कोहेरेंस में तो भी तो हम यही देखते हैं कि एक सेंटेंस जो है वो पिछले से किस तरह से रिलेटेड है, ताकि हमारे थॉट्स जो हैं वो थ्रू आउट टेक्स्ट, थ्रू आउट पैराग्राफ फ्लो करें, ठीक है। तो कोहेरेंस एट दिस लेवल इज़ ऑफन अचीव थ्रू कोहेसिव, ये हमने देख लिया कि कोहेरेंस किस तरह से अचीव होती है, प्रोनाउंस के यूजेज से। हम प्रोनाउंस यूज़ करते हैं, फिर कंजंक्शंस व्हाट एंड दे और इस तरह की जो बिकॉज, इस तरह की जो आप समझ लें कि कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं वो कंजक्शंस यूज़ करते हैं। रेफरेंसेस एक को पिछले से रेफ़र कर दिया, रेफरेंसेस में हम जो है वो आ जाते हैं हुज़, हुम, हु, तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये तो ये सारे जो है वो प्रायर सेंटेंसेस को शो करते हैं, पीछे वाले सेंटेंसेस को जो पहले से बोलेंगे उनको शो करते हैं। इस तरह हम जो है वो सेंटेंसेस को एक दूसरे से जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लोकल स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जांपल मारिया लव्स पेंटिंग, शी स्पेंड्स आवर्स इन हर स्टूडियो। अब मारिया जो है वो पेंटिंग से प्यार करती है और वो आवर्स स्पेंड करती है स्टूडियो में। अब इसमें शी जो है ना ये मारिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमने नाउन इसमें यूज़ किया है, और ये है हमारा हर, ठीक है। तो ये दोनों प्रोनाउन हमने यूज़ किए हैं मारिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो शी डायरेक्टली रेफर्स बैक टू मारिया इलस्ट्रेटिंग अ लोकल कनेक्शन, ठीक है। ये लोकल कनेक्शन शो कर रहा है शी का मारिया के साथ। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल स्ट्रक्चर। अब ग्लोबल स्ट्रक्चर में हम जस्ट जो है वो सेंटेंस लेवल पे नहीं देखते कि बस प्रोनाउन को इससे रिलेट कर दिया एंड दैट्स इट, नहीं, हम उसका कॉन्टेक्स्ट भी लेते हैं, ठीक है। ग्लोबल स्ट्रक्चर
encompasses the broader context and overreaching themes of a discourse। ठीक हो गया, इसमें डिस्कोर्स के बहुत सारे थीम्स को ओवररीच किया जाता है, उसको जो है वो आप समझ लें कि गैदर किया जाता है, देन उनको प्रेजेंट किया जाता है, अलाउइंग रीडर टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल मीनिंग। ठीक है, ओवरऑल मीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन, किसी टेक्स्ट को ऑर्गेनाइजेशन और उसका ओवरऑल मीनिंग जो है वो समझा जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन द पैसेज अबाउट जॉन बाइंग अ केक फॉर जॉन्स बर्थडे द ग्लोबल स्ट्रक्चर हेल्प्स रीडर रिकॉग्नाइज द थीम ऑफ। अब देखिए एक सेंटेंस है कि जॉन ने जो है वो जॉन्स की बर्थडे के लिए केक ख़रीदा। अब इसमें हमें समझने की ज़रूरत है कि बर्थडे की का थीम क्या था, उसमें किस किस ने पार्टिसिपेट किया, क्या क्या हुआ, किस तरह के फंक्शंस हुए। तो हम ईच एंड एवरीथिंग जो है वो सारी की सारी चीज़ें, अब एक बर्थडे थी, फिर उसके अंदर कितने सारी चीज़ें आई जो बर्थडे के साथ कनेक्टेड है, हमें वो सारी चीज़ें जो है वो कंसीडर करनी पड़ती है ग्लोबल स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो इसमें बेसिकली सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन जो टेक्स्ट में होती है वो हमें उस पर फोकस होता है हमारा। तो ये है इनमें भी मेन डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन लेक्सिकल इन्फ्लुएंसेस। अब लेक्सिकल इन्फ्लुएंसेस क्या होती है? लेक्सिकल इन्फ्लुएंसेस इन्वॉल्व्स रिड्यूसिंग द मीनिंग ऑफ अ वर्ड और फ्रेज बेस्ड ऑन कॉन्टेक्चुअल क्यूज और एंड एग्जिस्टिंग नॉलेज रेदर देन एक्सप्लिसिट डेफिनेशंस। अब इसमें जो है ना वो हम जस्ट एक सेंटेंस ये नहीं करते कि जस्ट सेंटेंस पढ़ लिया और उसमें जो मीनिंग हमें समझ आया उसको समझने की कोशिश करते थे, इस वर्ड का क्या मीनिंग है, इस वर्ड का क्या मीनिंग है, बल्कि हम जो उन सेंटेंसेस में से उस पूरे सेंटेंस में से जिन वर्ड्स की जो है वो ज़्यादा मशहूर हैं, या आपके ब्रेन में जल्दी से वो पिकअप हो जाते हैं, उनकी वजह से हम साथ वाले वर्ड्स की खुद ही इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं कि ये इस चीज़ को शो कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम जो है वो कॉन्टेक्चुअल क्लूज़ अपने ही जो है वो क्लूज़ उसमें ऐड कर लेते हैं कि इसका ये मकसद हो सकता है, इसका या अपना एग्जिस्टिंग नॉलेज यूज़ करते हैं रेदर देन एक्सप्लिसिट डेफिनेशंस, बजाय इसके कि हम उसकी जो है वो प्रॉपर डेफिनेशन करें, हम अपने ही उसके अंदर क्लूज़ ऐड कर लेते हैं। दिस टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस हेल्प्स रीडर अंडरस्टैंड। हमने अंदाज़ा ही लगाना है ना, इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, अंदाज़ा लगाना। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस हेल्प रीडर अंडरस्टैंड अनफेमिलियर वोकैबुलरी बाय यूजिंग द सराउंडिंग वर्ड्स। अब इस तरह की जो इन्फ्लुएंसेस होती हैं, इस तरह की जो होती हैं, ये हमारी रीडर की हेल्प करती हैं कि अनफेमिलियर वोकैबुलरी अगर सेंटेंस में एग्जिस्ट कर रही है लेकिन उसमें इस तरह की वोकैबुलरी भी है जिससे वो फेमिलियर हैं, तो उस वोकैबुलरी की मदद से वो अनफेमिलियर वोकैबुलरी को जो है वो एक्सपोज कर लेते हैं। ठीक है, उसको समझ लेते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन दिस सेंटेंस शी वॉज इलेटेड आफ्टर हेयरिंग द गुड न्यूज़। अब अगर आपको इलेटेड का मतलब नहीं पता, ठीक है, इलेटेड का मतलब नहीं पता कि ये पुरजोश होता है, तो आप यही समझ लें कि गुड न्यूज़ है। ठीक है, शी वॉज इलेटेड, वो इलेट हुई आफ्टर हेयरिंग द गुड न्यूज़ सुनने के बाद। तो सुनने वाला जो रीडर है या लिसनर है वो यही समझेगा कि वो खुश हुई, बहुत ज़्यादा खुश हुई गुड न्यूज़ सुनने के बाद। तो यहाँ पे इलेटेड का मतलब वेरी हैप्पी ही बनता है। अब उसने इलेटेड का मतलब नहीं समझा, ना ही उसने सर्च किया, ना उसमें जोर दिया, गुड न्यूज़ है, सुना है उसने गुड न्यूज़, तो फिर वो खुशी हुई होगी। ठीक है, आपने अपने कॉन्टेक्चुअल क्लूज़ को इसमें ऐड कर दिया। वर्ड कुड इंटरफेयर द इलेटेड। ओके, ये समझ आ गई आप लोगों को। लेक्सिकल इन्फ्लुएंसेस अलाउ रीडर्स टू एक्सपेंड देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वोकैबुलरी थ्रू कॉन्टेक्चुअल इंटरप्रिटेशन। वही बात है कि लेक्सिकल इन्फ्लुएंसेस जो है वो एक रीडर को इस काबिल बना देती हैं कि वो जस्ट टेक्स्ट के इर्द गिर्द नहीं घूमता, उसके कॉन्टेक्चुअल उसकी प्रीवियस वोकैबुलरी को यूज़ करके फ़ौरन से जो है वो उसके मीनिंग समझ लेता है। ठीक है, इस तरह की हम अक्सर खुद भी करते हैं। अक्सर हम अगर बोल रहे हैं हमें समझ ना आ रही हो तो हम उसके जो है वो हम जब हमारा प्रीवियस नॉलेज किस चीज़ पे होता है तो हम उसी वर्ड्स के नॉलेज को यूज़ करके बाकी वर्ड्स को इंटरप्रेट कर लेते हैं। डिफाइन कोहेजन। अब कोहेजन क्या होती है? कोहेजन मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया, एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस के साथ जो कनेक्शन होता है वो हमारी कोहेजन होती है। कोहेजन रेफर्स टू द लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स दैट कनेक्ट सेंटेंसेस। ठीक है, ऐसे लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स जिसमें हम जो है वो सेंटेंसेस को अलग क्लासेस को कनेक्ट करते हैं। तो ये क्यों करते हैं? ताकि हमारा पूरे ऑन वर्ड जितना भी हमारा पैराग्राफ है या ऐसे है, ये जो भी है वो सारा सारा कनेक्टेड रहे। ठीक है, और रीडर और लिसनर की इंटरेक्शन जो है वो और इनका इंटरेस्ट जो है वो डेवलप रहे। ठीक है, फॉर एग्जांपल सारा वेंट टू द स्टोर, शी बॉट सम एप्पल्स। अब अगर हम इसको जो है वो प्रॉपर एक स्टोरी की तरह लिखें तो इसमें सारा और शी हर, तो इस तरह के प्रोनाउंस यूज़ होंगे, तो ये सारे जो है वो सारा को कनेक्ट कर रहे हैं, उसके बहुत बता रहे हैं, तो सारी के सारे सेंटेंसेस में कोहेजन मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट है गिव कैटेगरीज ऑफ कोहेजन। अब कोहेजन की कैटेगरीज क्या हैं? द कैटेगरीज ऑफ कोहेजन आर ग्रामेटिकल एंड लेक्सिकल। ग्रामेटिकल कैटेगरीज भी होती हैं और लेक्सिकल कैटेगरीज भी होती हैं। ठीक है,
सब्स्टिट्यूशन आ जाती है, एलिप्सिस, कंजंक्शन, एनाफोरिक, कैटाफोरिक रेफरेंस। ये सारी रेफरेंस की कैटेगरीज़ हैं कि हम किस तरह से सब्स्टिट्यूशन में हम जो है वो एक वर्ड डिलीट कर देते हैं और उसकी जगह पे अगले पिछले वाला वर्ड जो है वो जो दोबारा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इस तरह से ये सारी की सारी जो है वो रेफरेंस की कैटेगरीज़ हैं, इनको आपने देख लेना है। लेक्सिकल में ये जस्ट जो है वो आपका शॉर्ट में भी आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये MCQs में आता है कि कोहेजन की कैटेगरीज़ कौन कौन सी हैं। और ग्रामेटिकल में सब्स्टिट्यूशन, एलिप्सिस और ये सारी आ जाती हैं। लेक्सिकल में जो है वो सिनोनिम, एंटोनिम, हाइपोनिमी, मेरोनिमी। ये सिनोनिम एंटोनिम तो आप लोगों ने किए हुए हैं कि हम किस तरह से जो है वो लेक्सिकल वे मतलब ग्रामेटिकल इसका मतलब होता है ना, अगर एक वर्ड का कुछ मतलब है तो उसकी जगह पे हम अगर पिछले पिछले सेंटेंस में एक वर्ड का कुछ मतलब है तो अगले सेंटेंस में उसकी जगह पे हम उसका सिनोनिम ऐड कर देते हैं ताकि वो कनेक्टेड रहे पिछले से। ठीक है, तो ये सारी जो है वो स्ट्रेटजीज़ हैं, कैटेगरीज़ हैं कोहेजन की। एक्सप्लेन द रोल ऑफ वर्किंग मेमोरी। अब वर्किंग मेमोरी का रोल क्या होता है? वर्किंग मेमोरी होती क्या है? लिमिटेड कैपेसिटी कॉग्निटिव सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परेरी होल्डिंग इन्फॉर्मेशन फॉर प्रोसेसिंग। ऑब्वियसली वर्किंग मेमोरी के अबाउट हमने काफ़ी बार ऊपर 2-3 दफ़ा इसका जिक्र आ चुका है कि ये जो है वो लिमिटेड कैपेसिटी होती है कॉग्निटिव सिस्टम की किसी भी इंफॉर्मेशन को टेम्परेरी स्टोर करने के लिए। ठीक है, दिस लिमिट्स कैपेसिटी एलोकेट्स रिसोर्सेज टू सर्टेन टास्क वाइल स्टोरिंग टेम्परेरी रिजल्ट्स। वही चीज़ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन वर्किंग मेमोरी कैन इन्फ्लुएंस। इसमें बेसिकली आपने रोल बताना है कि ये काम किस तरह से करती है और हर इंसान के लिए किस तरह डिफरेंट होती है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन वर्किंग मेमोरी कैन इन्फ्लुएंस कॉम्प्रिहेंशन। फॉर इंस्टेंस स्मॉल वर्किंग मेमोरी कैपेसिटी इज लिंक टू रिड्यूसिंग रीडिंग स्पेन एंड कम्प्रीहेंशन एबिलिटीज़। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जिनकी वर्किंग मेमोरी छोटी होती है, स्मॉल होती है उनकी कैपेसिटी, तो वो ज़्यादा चीज़ें रीड करते हुए उनको कम्प्रीहेंड नहीं कर पाते। ठीक है, उनको कम्प्रीहेंशन में, उनको समझने में मुश्किल आती है। नेक्स्ट स्टडीज़ सच एज दोज बाय Daniman and Carpenter demonstrate a correlation between working memory and reading comprehension. Whitney and colleagues found that low working memory capacity led to difficulties in retaining information. वही चीज़ें सेम, लो वर्किंग मेमोरी क्या होती है, क्या चीज़ें काज करती है और हाई वर्किंग मेमोरी क्या होती है। Furthermore, working memory interacts with background knowledge for effective comprehension. When reader encounter unfamiliar information, they may struggle to make out. Obviously, working memory जो है वो आप जब comprehend कर रहे होते हैं किसी चीज़ को तब जो है वो वर्क कर रही होती है। ठीक है, तो तब क्या होता है कि अगर कोई आपने इस तरह का वर्ड बोला तो उसको आपको कोई ऐसा वर्ड जिससे आप अनफेमिलियर हैं, पहले आप नहीं जानते उसको, तो फिर आप क्या कोशिश करेंगे कि हो सकता है इस वर्ड की प्रीवियस कोई नॉलेज मौजूद हो, आप फ़ौरन से अपने दिमाग पे जोर देते हैं और पिछली जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसमें से वर्ड्स को रिकॉल करते हैं ताकि वर्किंग मेमोरी को फास्ट बना सकें। ठीक है, आप फ़ौरन से भी प्रोसेस कर रहे होते हैं और जल्दी जल्दी जो है ना वो उनके मीनिंग समझ रहे होते हैं। ठीक है, पीछे से रिकॉल करके दैन जो है वो उनको समझ रहे होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जस्ट वर्किंग मेमोरी नहीं ज़रूरी होती है, हमारा बैकग्राउंड नॉलेज और जो प्रीवियस नॉलेज होता है हमारा वो भी इम्पोर्टेंट होता है इन ऑर्डर टू कम्प्रीहेंड समथिंग। ठीक है, अपनी वर्किंग मेमोरी को तेज़ करने के लिए हमारी रिकॉलिंग भी बेहतर होनी चाहिए ताकि जितनी जल्दी हम बैकग्राउंड नॉलेज को रिकॉल कर सकें उतनी हमारी वर्किंग मेमोरी जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। इसके साथ ही आप लोगों का जो है वो मिड टर्म का हाफ सिलेबस कंप्लीट हो गया है, 10 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने साथ साथ इसकी प्रिपरेशन की होगी। मज़ीद मैं आप लोगों के साथ इसकी क्विज़ फाइल भी शेयर कर दूँगी, रिसेंट फाइल्स भी शेयर करूँगी जैसे स्टूडेंट्स जो है वो क्विज़ करेंगे। अगर आपको क्विज़ के लिए या इसके नोट्स के लिए कोई फ़ाइल चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक मौजूद है, वहाँ से ग्रुप ज्वाइन करें और मुझसे कॉन्टेक्ट करें। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जो है वो ग्रुप में फ़ाइल्स प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, मज़ीद अगर LMS हैंडलिंग के लिए या प्रोजेक्ट्स हैंडलिंग के लिए आपको जो है वो हेल्प चाहिए, गाइडलाइंस चाहिए, तो वो भी अगर पेड हैंडलिंग करवानी है तो उसके लिए मुझे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।